नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ। लखनऊ में लुलु मॉल को लेकर लगातार तेजी से विवाद गर्माता जा रहा है। दरअसल विवाद नमाज पढ़ने को से शुरू हुआ था और उसके बाद कई दलों ने यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए, जिसके बाद व्यवस्था और शांति व्यवस्था को कायम करते हुए थाना प्रभारी पद से हटा दिए गए हैं। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में शनिवार को सीपी लखनऊ ने कार्रवाई की। लुलु मॉल विवाद में गोल्फ सिटी के स्थानीय एसएचओ को प्रभार पद से हटा दिया गया है और उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया। लखनऊ के सीपी डीके ठाकुर ने अजय प्रताप सिंह को थाना प्रभारी पद से हटा दिया है और शैलेंद्र गिरी को नया एसएचओ बनाया है। इसके अलावा डीसीपी साउथ जोन गोपाल चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें डीसीपी क्राइम भेजा गया है। अब सुभाष चंद्र शाक्य लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन के नए डीसीपी होंगे। मॉल के अंदर चल रहे लगातार विवाद और वायरल वीडियो के कारण पुलिस पर भी कार्रवाई की गई। मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने के वीडियो के बाद सीपी लखनऊ ने कार्रवाई की। कुछ युवकों ने सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया। गौरतलब है कि लुलु मॉल में हनुमान चालीसा का वीडियो वायरल होने के बाद कमिश्नर डीके ठाकुर ने संज्ञान लिया। उन्होंने लुलु मॉल की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए। लुलु मॉल के बाहर ड्रोन कैमरे से पुलिस की निगरानी की जा रही है। पुलिस की नजर में हर गतिविधियों पर पैनी चाक चौबंद तरीके से नजर रखी जा रही है। लुलु मॉल की तरफ जाने वाले प्रमुख चौराहों को मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे उड़ाए जाएंगे। तो किस तरीके से लुलु मॉल का विवाद जो है, नमाज पढ़ने से ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद फिर कई दल निकल के आए, जैसे कि करनी सेना निकल के आई। करनी सेना के अलावा दो युवक जिन्होंने कल यानी कि शुक्रवार को दो युवक जो थे जिन्होंने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पर भी इसको लेकर कार्रवाई की गई और थाना प्रभारी जो पद था उससे अजय प्रताप सिंह को हटाकर नया एसएचओ बनाया गया। वहीं बात की जाए कई पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर भी इस दौरान कर दिए गए हैं। तो लुलु मॉल विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन पर भी गाज गिरी है। पुलिस अधिकारियों को कुछ को पद से हटाया गया है तो कुछ के ट्रांसफर करवा दिए गए हैं। तो किस तरीके से लगातार बात की जाएगा लुलु मॉल सुरक्षा को लेकर, तो ड्रोन कैमरे की मदद से कई गतिविधियों पर नजर रखी जा रही। कमिश्नर डीके ठाकुर ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। संज्ञान करते हुए सुरक्षा बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। किस तरीके से लगातार जो है सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक स्थल पर पहले तो नमाज और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने का मामला सामने आया, जिसके बाद लगातार शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उसी कार्रवाई के चलते यहाँ पर पुलिस कई अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है, तो वहीं कुछ अधिकारियों के तबादले भी कर दिए गए हैं। आगरा में 15 साल के किशोर पर आसमानी आपदा का कहर देखने को मिला। दरअसल आकाशीय बिजली के चलते एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव सेरव में आसमानी आपदा का कहर देखने को मिला, जिसका कहर 15 साल के किशोर पर टूट पड़ा। दरअसल उटगन नदी किनारे पशु चराने गए किशोर तेज बारिश के शिकार के चलते पेड़ की शरण में बैठ गया, जिसके बाद बिजली किशोर पर गिर गई। बिजली गिरने से 15 साल के किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ बैठे गांव के दो युवक बाल बाल बच गए। वहीं घटना की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों सहित किशोर ने परिजनों को दी, जिसके बाद सूचना से कोहराम मचा हुआ है। प्रयागराज में बंटवारे को चलते हुए विवाद देखने को मिला, जिस वजह से एक किशोर की मौत हो गई। विवाद की जिस तरीके से गर्माहट थी, उस वजह से दो पक्षों में झड़प हुई।
हंडिया थाना क्षेत्र के बरौद बाजार स्थित चौहान बस्ती शुक्रवार की सुबह देवरानी कलावती और जेठानी सुनीता के बीच बंटवारे को लेकर हुए विवाद के दौरान बीच बचाव में आई 14 साल की आशा के सिर पर लाठी से प्रहार किया गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बरौद पुलिस मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल किशोरी को इलाज के लिए CHC उपदाहा भेजा, जहां डॉक्टरों ने SRN अस्पताल पर प्रयागराज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आशा की मौत हो गई। वहीं पीड़िता कलावती ने बताया कि हमारी देवरानी सुनीता देवी ने बंटवारे को लेकर काफी दिनों से विवाद किया था। इसी बीच शुक्रवार की सुबह हुए विवाद के दौरान उसकी देवरानी का बेटा गौतम चौहान उसकी बेटी आशा के सिर पर लाठी से प्रहार करता हुआ नजर आया, जिसके बाद आशा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फिलहाल बालिका की मां कलावती ने हंडिया कोतवाली में देवरानी और उसके बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं 24 घंटे की गिरफ्तारी न होने के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद उस शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है और मांग की है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जाए, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश मौर्य, क्षेत्राधिकारी हंडिया भीम कुमार, गौतम कुआं थाना अध्यक्ष हंडिया धर्मेंद्र कुमार दुबे घटनास्थल पर पहुंचे। क्षेत्राधिकारी हंडिया ने मीडिया से बात करते हुए आश्वासन दिया कि समस्त आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हमारे उतना बनाई लेन उतना और बनाई लेन, हम सब मुहार खोले हैं, हम सब मुँह लागे तो हमारे सबके मारे लागे। कौन मारा है? सुनीता, गौतम और छेदी ललकारा। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं, उससे गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये जो परिजनों ने 100 का परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, क्या कारण रहा है? वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, 3 टीमें लगातार निरंतर। झांसी में रेलवे लाइन में शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आसपास के लोगों में जमकर कोहराम हो गया। शव मिलने की जैसे ही सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने पास रख लिया। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम मैलोनी के पास निकली रेलवे लाइन पर देर शाम लगभग गांव के कुछ लोगों ने मऊरानीपुर पुलिस को एक व्यक्ति के शव पड़े रहने की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मृतक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त नंद किशोर के रूप में हुई, जो कि गढ़वई थाना गुरसराय का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि इसकी मृत्यु ट्रेन से गिर जाने से हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मऊ में आस्था से जुड़ा एक मामला सामने आया। दरअसल घाघरा नदी में 53 किलो चांदी का शिवलिंग बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और शिवलिंग की पूजा अर्चना में जुट गए। मऊ के दोहरी घाट में सावन के महीने में भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है और इसीलिए वहां सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच दोहरी घाट कस्बे के राम घाट पर शनिवार को घाघरा नदी में 53 किलो वजन वाले चांदी के शिवलिंग मिलने से लोग चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग को अलौकिक बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार दोहरी घाट कस्बे के भगवानपुर निवासी राम मिलन साहनी शनिवार को नदी किनारे बर्तन धो रहे थे, तभी उन्हें नदी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राम मिलन साहनी ने पास जाकर देखा तो चमकती हुई चीज शिवलिंग थी। नदी में चांदी का शिवलिंग मिलने की खबर आसपास के लोगों में फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राम मिलन साहनी ने शिवलिंग को नदी से बाहर निकालकर उसकी विधिवत पूजा की। इसके बाद शिवलिंग को दोहरी घाट थाने को सौंप दिया। समाचार लिखे जाने तक शिवलिंग थाने में रखा हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों ने इस 53 किलो के चांदी के शिवलिंग की कीमत लगभग 35,000 रुपए आंकी है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी मैं मीटिंग में हूं, थाना पहुंचने पर शिवलिंग देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जो अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां हैं उनसे भी जांच कराई जाएगी कि ये आखिर शिवलिंग किस क्षेत्र से हो सकते हैं
या फिर इसके पीछे का मामला क्या है, पूरी जांच कराकर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यदि कोई अन्य बात नहीं आती तो जो थाना क्षेत्र के लोग जिन्होंने इसे प्राप्त किया है उनको विधि अनुसार इन्हें सुपुर्द कर जो भी स्थापित इत्यादि करने की प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। लेकिन पहले इसमें सभी विशेषज्ञ एजेंसियों से जांच कराई जाएगी। मथुरा में पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव नजर आया। दरअसल पुलिस प्रशासन की ओर से सिपाहियों के साथ मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सिपाहियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। छाता कोतवाली परिसर में कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार ने छाता कोतवाली क्षेत्र में आ रहे सभी चौकी इंचार्ज प्रभारी और सभी सिपाहियों की एक मीटिंग की, जिसमें जनता की तत्काल शिकायतों का यथाशीघ्र निस्तारण और अपराधियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जिले के सभी थानों में अपराध में संलिप्त सभी वांछित अपराधियों को पकड़ने और अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं कस्बे में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए छाता कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार ने सभी चौकी इंचार्ज और सिपाहियों के साथ पैदल मार्च भी निकाला। वहीं कस्बे और गांवों में अवैध काम को हो रहे अपराधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश छाता कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार ने सभी चौकी प्रभारियों और बीट प्रभारियों को दिए। झांसी में 20 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी, जिसके बाद चालक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। इस दर्दनाक हादसे की वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। झांसी के थाना टोडी फतेहपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरा खुर्द में नरेंद्र मोदी की जालौन रैली में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उद्घाटन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए आगरा पोर्ट डिपो बस नंबर UP 80ET2561 की ओर से ग्राम देवरा खुर्द से भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए शाम को गांव पहुंच गई। बस स्टॉप को गांव में खाना खाने की व्यवस्था न होने के चलते बस चालक बस को लेकर खाना खाने के लिए रात्रि के समय गुरसराय जा रहा था कि भरसेन बांध के पास बस अनियंत्रित होकर लगभग 20 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना थाना टोडी फतेहपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष चंदन पांडे, उप निरीक्षक चंद्रशेखर, घायल चालक ब्रिज किशोर और जगवीर को एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय भेजा गया। चालक की हालत गंभीर थी। गनीमत रही कि डिपो बस में लोग नहीं बैठे थे, अन्यथा बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। मथुरा में पुलिस और SOG की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा बलदेव पुलिस और SOG प्रभारी ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 मोबाइल, जिनके पास से 3 मोबाइल, 2 तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 13 जुलाई को बलदेव क्षेत्र के गांव सेहत के रहने वाले दंपत्ति से बलदेव में 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की थी, जिसमें दंपत्ति के हल्ला करने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बदमाशों की तरफ दौड़ लगा दी और बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कप्तान नामक ग्रामीण घायल हो गया। बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं रात को मुखबिर की सूचना पर यमुना एक्सप्रेस वे के कासिमपुर पर बदमाशों ने फिर लूट की योजना बदमाशों ने लूट की योजना बनाई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जिम्मी नामक बदमाश को घायल कर दिया और घनश्याम को पकड़ लिया। SP सिटी मातंड प्रकाश सिंह ने बताया कि जिम्मी पर 16 मुकदमे दर्ज है। वहीं घनश्याम भी कई मुकदमों में वांछित है। अभियुक्तों से 2 कुंडल और 800 जो कि दंपत्ति से लूटे थे 800 रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं बदमाशों से लूट में शामिल बुलेट मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। द्वारा पुलिस पर ही फायरिंग की जाती है, जिसके जवाब में पुलिस कार्रवाई करती है और इस कार्रवाई में घनश्याम
चौधरी उर्फ जिम्मी चौधरी के पैर में गोली लगती है और उसका साथी सुरेश उर्फ छोटू यादव जो एतमाददौला का रहने वाला है गिरफ्तार किया जाता है। दोनों बदमाशों ने घटना का स्वीकार करते हुए बताया कि इनके द्वारा ही घटना कारित की गई है। इनके पास से कुंडल और 800 रुपये बरामद हुए हैं। जिम्मी चौधरी का जो आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो उन पे अब तक 14 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। इसी प्रकार सुरेश यादव पर 8 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। आगरा से एक बेहद ही भावुक मामला सामने आया है। दरअसल 10 साल बाद एक बेटा अपनी माँ बाप को मिला है। 10 साल बाद एक बेटे को माँ से बिछड़ते हुए, और जब वो बेटा अपनी माँ तक पहुंचा तो बेहद ही खुशनुमा पल देखने को मिला। अक्सर फिल्मों में देखा गया है कि बचपन में परिवार और भाई बिछड़ते हैं तो जवानी में मिलते हैं। इस पर तमाम फिल्में भी बनी हैं। आप सभी को वो एक फिल्म तो याद रही होगी, करण अर्जुन से लेकर कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें कि कहीं पुनर्जन्म की कहानी दिखाई जाती है तो किसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि सीता गीता, या फिर साथ ही साथ वो फिल्में जिनमें दिखाया जाता है कि बचपन में बिछड़े भाई बहन किस तरीके से मिलते हैं, चाहे वो सीता गीता हो या फिर कहानी चालबाज हो। चालबाज मूवी जो कि श्रीदेवी की मूवी थी जिसमें भी इसी तरह के सीन को फिल्माया गया था। तो बात करते हैं कि इस तरह की कई फिल्में बनी हैं, लेकिन ये कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। दरअसल 10 साल पहले बिछड़े बेटे को जब अपने माँ बाप जवानी में मिले तो बेटे के साथ साथ माँ बाप भी की आंखें भर आई और आपस में गले मिलकर खूब रोए। बेंगलुरु में आया तो भाई की तलाश में था, लेकिन उसे अपने माँ बाप और भाई बहन मिल जाने से विकास आज बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि आज मानो उसकी दुनिया में बहुत सारी खुशियां उसे मिल गई। विकास ने बताया कि उसके माता पिता आगरा किले के सामने झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। 2012 में उसकी मां 2 साल के छोटे भाई बाबा साहब के साथ आगरा फोर्ट स्टेशन पर भीख मांग रही थी। उसी दरमियान एक महिला और एक पुरुष उस बच्चे को वहां से ले गए। विकास को जानकारी हुई तो वो खोजने के लिए ट्रेन में बैठ गया और जा पहुंचा अहमदाबाद। पुलिस ने उसे एक बाल गृह में दाखिल कराया। बाल गृह कर्मचारियों ने रकाबगंज में सूचना दी, जिस पर परिवार विकास को लेने अहमदाबाद चला। लौटते समय पैसे खत्म होने जाने के कारण लोग जयपुर उतर गए, वहां रहकर मजदूरी करने लगे। लेकिन विकास अपने भाई को खोजने के लिए फिर ट्रेन में बैठ गया और आगरा कैंट पर फिर पकड़ा गया। यहाँ से उसे बाल गृह में निरुद्ध कर दिया गया। बाल गृह में उसका छोटा भाई बाबा साहब पहले से ही मौजूद था। दोनों ने बाल गृह के किसी भी कर्मचारी को नहीं बताया कि वो सगे भाई है। 10 साल की आयु में पूरी होने के बाद विकास को राजकीय बाल गृह बालक फिरोजाबाद भेज दिया गया। वहां से 18 साल की उम्र पूरी करने पर उसे लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ में एक बेंगलुरु की संस्था ने उसे बेंगलुरु ले गई, जहां एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी दिला दी गई। उधर छोटा भाई भी बड़ा होने लगा और 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद उसे बाल गृह बालक फिरोजाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। विकास अपने भाई से मिलने के लिए फिरोजाबाद बाल गृह आया तो उसे पता चला कि उसके छोटे भाई को इटली की दंपत्ति ने गोद ले लिया है। उसे अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिए विकास ने आगरा और फिरोजाबाद प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहानी पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। आगरा आने पर विकास की मुलाकात बच्चों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस से हुई। विकास ने उनसे लिखित मदद मांगी। नरेश पारस ने इस संबंध में फिरोजाबाद के डीएम और बाल कल्याण समिति को पत्र लिखे। आगरा डीएम के सामने प्रस्तुत किए, क्योंकि कोर्ट ने साल 2021 में विकास के छोटे भाई को गोद देने के आदेश जारी कर दिए थे। इसीलिए आपत्ति कोर्ट में ही दर्ज करानी थी, लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकी। कोर्ट खुलने पर जुलाई के पहले माह में ही उसकी आपत्ति दर्ज हुई। कोर्ट ने 23 जुलाई को कोर्ट के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के आदेश बाल गृह अधीक्षक को जारी किए। विकास को कोर्ट की पैरवी आगरा में करनी थी, इसीलिए नरेश पारस ने विकास को आगरा में ही ठहरा दिया। विकास लगातार बता रहा था कि वो आगरा किले के सामने झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, लेकिन उसे पता नहीं
मालूम नहीं था क्योंकि 10 साल बीत चुके थे। ऐसे में नरेश पारस विकास को साथ लेकर आगरा किले के सामने की झुग्गी झोपड़ियां तलाश में जुट गए। काफ़ी पूछताछ करने के बाद आखिरकार विकास का परिवार मिल ही गया। जब विकास के पिता राजकुमार से विकास ने पूछा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के माथे पर चोट का निशान था। जब वो चोट का निशान देखा तो समझ आ गया कि ये उनका बेटा है। विकास ने अपने माता पिता के पैर छुए तो उन्होंने उठाकर उसे सीने से लगा लिया। माँ सुनीता से गले मिला तो माँ बेटे दोनों की आंखें भर आई। माँ रोते हुए बोली, बेटा तूने मेरे माथे का कलंक धो डाला। तुम दोनों भाइयों के गायब होने के बाद मुझसे कहा जाता था कि तूने दोनों बच्चों को बेच दिया। मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन तेरे आने से ये बात झूठी साबित हो गई। परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि अब छोटे बेटे को सुपुर्दगी में लाने के लिए पूरा परिवार पैरवी करेगा। विकास का छोटा भाई कनुआ और बहन लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी बहुत खुश हैं। तो किस तरीके से जो विकास की कहानी है बेहद ही भावुक करने वाली कहानी है। कैसे एक बच्चा अपने भाई की तलाश में कितनी ज़्यादा पीड़ा सहता है, कितने ज़्यादा परिश्रम, कितना संघर्ष सहता है। बाल गृह में दोनों रहते हैं, एक दूजे के भाई, अब एक दूजे को जानने के बावजूद भी, भाई होने के बावजूद भी वहाँ अपना रिश्ता नहीं बताते। ये कहानी संघर्ष की है, ये कहानी गरीबी की है, ये कहानी उस गिरोह की है, उस मानसिकता की है समाज में, और साथ ही साथ ये कहानी है समाज में फैली उन व्यवस्थाओं को लेकर जहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती। बच्चों को छोटी उम्र में ही भीख मांगना पड़ता है। बच्चों के माता पिता रेड लाइट पर भीख मांगते हैं। आप भी अक्सर देखते हैं कि हम सभी जब भी कहीं से गुजरते हैं तो हमें रेड लाइट पर कोई ना कोई बच्चा भीख मांगता हुआ दिख जाता है। ये भीख मांगना असल में उस बच्चे के न सिर्फ बचपन को बर्बाद कर रहा है, बल्कि उसके बचपन को पूरी तरह से उजाड़ रहा है, उसके बचपन को खत्म कर देता है, उसकी खुशियां छीन देता है। और अक्सर ये जो बच्चे हैं वो गिरोहों के हवाले भी हो जाते हैं। ये बच्चे अक्सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि अधिकतर जो बच्चे हैं या तो उनके माता पिता उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं, मजबूरियों में सही या परिस्थितियों के मुताबिक, या फिर जबरन कोई गिरोह इनके ऊपर इनको लीड करता है, जबरन इनसे भीख मंगवाई जाती है। कई ऐसे सीरियल्स हैं, कई ऐसे धारावाहिक हैं, कई ऐसी सामाजिक मुद्दे, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ख़त्म करने को लेकर एक सोशल मैसेज देती है। कई ऐसे बने हुए हैं जहां पर चाइल्ड एसोसिएशन बने हुए हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे एनजीओ है जो बच्चों के लिए बने हैं, जो बच्चों के कदम उठाते हैं, जो बच्चों के अधिकारों के लिए कदम उठाते हैं। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, कहीं ऐसे बहुत सारी चाइल्ड राइट्स को बताते हैं, उन बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, बच्चों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत सी ऐसे एनजीओ हैं, पर फ़र्क यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि ना तो उन्हें इस बारे में जानकारी होती है और ना ही वो, चाहे अभाव अज्ञानता हो, चाहे अभाव कुछ भी हो, पर असल में उन्हें उस बारे में ना तो जानकारी होती है, जिस वजह से वो लोग लगातार इस गिरोह का शिकार हो जाते हैं, जो बच्चों को पहले तो उनसे भीख मंगवाते हैं और बाद में उनके अंगों का भी देह व्यापार करते हैं, उनके अंगों का व्यापार करते हैं, तस्करी करते हैं, देह व्यापार करते हैं। कई ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले भी सामने आए हैं जहां बच्चों का या तो जबरन अपहरण किया जाता है या फिर उनके माता पिता ही उनको बेच देते हैं। पर ये वाला जो मामला था, इसमें जो महिला थी जो भीख मांगती थी, अपने बच्चों के साथ भीख मांगती थी, तो किस तरीके से जो है दोनों बच्चे कैसे अलग हो जाते हैं। और उसके बाद काफ़ी भावुक कहानी थी। अपने भाई को खोजने की खोजबीन में विकास जो था वो ना सिर्फ पढ़ पाया, अपनी ज़िंदगी को अब काबिल बन पाया, अगर उसे भाई को खोजते खोजते दोनों भाइयों ने अपने हिस्से का संघर्ष किया, दोनों भाइयों ने अपनी पहचान को गुप्त रखा। जिस बाल घर में वो थे वहाँ पर अपनी पहचान को गुप्त रखा। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उतरता है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। कारण कुछ भी हो, मजबूरी हो, दोनों का कोई भी कारण हो, मगर सवाल कई तरह के उठते हैं। प्रशासन इन बच्चों पर ध्यान कब देगा? विकास की कहानी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर भी सवाल छोड़ देती है। यूँ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम
बचपन बचाओ कई अभियान चलाती है, बचपन बचाओ अभियान चलाती है, ह्यूमन राइट्स हैं, एमनेस्टी जैसी बड़ी संस्थाएं हैं जो मानव अधिकार को सुनिश्चित करती है। लेकिन अपने दिल से पूछिए, आप सभी दर्शकों से मेरी अपील है, एक बार सच्चे मन से हाथ रखिए अपने दिल पर और ये बताइए कि आपको कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेड लाइट पे दिख जाते हैं, या तो वो फूल बेचते हुए या पेन बेचते हुए या फिर भीख मांगते हुए। तो सबसे पहले तो बचपन बचाओ की शुरुआत उन्हीं बच्चों को रोकने से होगी। सबसे पहले तो शुरुआत उनसे होगी, या तो आप सबसे पहले शुरुआत आप लोगों से होगी। आप भीख देना जिस दिन बंद करेंगे उस दिन ये बच्चे जो है अब स्कूलों तक जाएंगे, क्योंकि हम जब जेब में हाथ डालते हैं, भीख देते हैं, वहीं से इन गिरोहों को, ये गिरोह सक्रिय होते हैं, ये और बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बच्चों को, बड़ों की तुलना में बच्चों को जल्दी भीख मिल जाती है। बच्चों की मासूमियत की वजह से या लाचार बनाकर जैसे भी बच्चों को प्रस्तुत करते हैं, वो आपके सामने एक प्रोडक्ट की तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं और उसके बाद उनसे अपने खजाने भरते हैं। तो किस तरीके से जो है, ना तो बच्चों के अपहरण होंगे। अक्सर देखा गया है कई मामलों में कि बच्चों को बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे या रांची या बनारस जैसे शहरों में ले जाया जाता है। वहाँ पर बच्चों के साथ देह व्यापार किया जाता है। अगर लड़की है तो उसको देह व्यापार यानी कि प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है, लड़का है तो उसकी अंग तस्करी कर दी जाती है। और अक्सर कभी देखा गया है कि लड़के भी इस तरीके की जो है यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं। इन गिरोह के हाथों में आकर अपना बचपन खो देते हैं, अपनी मासूमियत खो देते हैं और कम उम्र में या तो वो किसी बड़ी या तो उनकी मानसिकता खराब हो जाती है, या तो अपराध की तरफ धकेल दिए जाते हैं, या फिर वो बच्चे जो होते हैं वो कम उम्र में ही उनको चोरी, डकैती या फिर दूसरे तरह के जो जुर्म होते हैं उन्हें सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनका बचपन छीन लिया जाता है, या उन्हें अपराधों में धकेल दिया जाता है, या फिर उनकी अंग तस्करी करके उनके शरीर को खोखला कर दिया जाता है जब तक कि वो मर ना जाए। या फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो इसका आवाज़ उठाते हैं, इसके खिलाफ अगर कोशिश भी करते हैं तो उनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है, या तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। कई ऐसे मामले, कई ऐसे धारावाहिक, बहुत से NGO है। एमनेस्टी का मैं नाम जिक्र करूंगी। एमनेस्टी एक ऐसी संस्था है जो कि मानव कल्याण के लिए काम करती है। ह्यूमन राइट्स हैं, कहने को बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं। सरकार हमारी पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि रेड लाइट पर पुलिस प्रशासन के किसी अधिकारी को कोई बच्चा भीख मांगता हुआ नहीं दिखे, मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि हम अक्सर अपना मुंह फेर लेते हैं ये सोचकर कि ये तो किसी और का बच्चा है। लेकिन जिस दिन आप उस बच्चे को अपने बच्चे की झलक देखेंगे, तब आपको वो एहसास होगा कि परिस्थितियाँ और हालात कभी भी किसी के खराब हो सकते हैं। इसीलिए इन बच्चों की मदद कीजिए। अगर कभी भी आप सड़क पे किसी बच्चे को ऐसे हालातों में देखें तो सबसे पहले तो उसे भीख देना बंद करें, या तो आप उसे कोई खाना प्रोवाइड करें, कुछ कपड़े, या फिर उसे स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि आपका दिया हुआ एक मोटिवेशन स्पीच या आपका दिया हुआ 1% ज्ञान भी अगर उस बच्चे तक पहुंचता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस केस में जो ये पूरा मामला सामने आया, जहां एक तरफ वो विकास अपने भाई की तलाश करते करते अपने माँ बाप तक पहुंच गया, अब माँ बाप की मदद से वो उन बच्चों को, अपने खोए हुए भाई को जिसे इटली के दंपत्ति ने गोद लिया था, वहां तक पहुंचेगा। लेकिन कहा जाता है कि हर किसी की किस्मत विकास के छोटे भाई की तरह नहीं होती। इस केस में एक बहुत अच्छी चीज़ देखी गई है कि उन्हें किसी अच्छे पेरेंट्स ने, अच्छे फैमिली ने, एक इटली के दंपत्ति ने गोद ले लिया है। लेकिन बहुत से केस में ऐसा होता है कि उनके साथ जुल्म होता है, उनको ना तो अडॉप्शन का मिलता है, अडॉप्शन का उनके पास कोई ऑप्शन होता है, बल्कि उनके साथ बाल गृह में भी बहुत से ऐसे NGO, मैं सभी पर को ब्लेम नहीं करूंगी, बट मैं यहाँ पर कुछ ऐसे NGOs जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं, बहुत से केस हमारे सामने आते हैं जो बेहद ही शर्मनाक है, जहाँ पर मॉलेस्टेशन किया जाता है। बात यहाँ पर लिंग की नहीं है, मॉलेस्टेशन लिंग, जाति, धर्म नहीं देखता। यहाँ पर वो उन ओछी मानसिकता पर मैं प्रहार करूंगी जो सिर्फ इनको जानवर समझता है।
जो जानवर की तरह सुलूक करते हैं बाल घर में। ऐसे बहुत से केस देखने को मिलते हैं जहां पर बच्चों के साथ बहुत बर्बरता की जाती है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। विकास का केस ना सिर्फ भावुक है बल्कि कहीं ना कहीं जहन में सवाल छोड़ देता है, जहां पर विकास की मां, एक पल ऐसा आता है जब उसे ये कहा जाता है कि उसने अपने बच्चों को बेच दिया है। और ये सच है। जिस तरीके से कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर जब मजबूरी या लाचारी में, जिसमें भी माँ बाप अपने बच्चों को छोटी छोटी उम्र में, आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में काम करने वाले बच्चे जो होते हैं, कहीं ऐसी बड़ी बड़ी जगह देखी होगी आपने या फैक्ट्रियां देखी होंगी जहां पर छोटे छोटे बच्चे आपको मजदूरी करते हुए, कहीं ईंटे भट्टे उठाते हुए, ईंटे भट्टों में आपको बच्चे जो है चाइल्ड लेबर करते हुए नजर आएंगे, कोई ईंट उठाते हुए नजर आएगा आपको, तो कोई बच्चे आपको जो है सीमेंट की फैक्ट्रियों में काम करते हुए, तो कहीं कहीं पर आपको बच्चे जो है घर में नौकर बनते हुए जो है नजर आएंगे, खाना बनाते हुए, झाड़ू मारते हुए, बर्तन धोते हुए बच्चे आपको नजर आएंगे। इन बच्चों को थोड़े चंद पैसों का लालच देकर इन्हें बुलाया जाता है और अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों का सौदा भी कर देते हैं। या तो परिवार में ज़्यादा बच्चियाँ हो जिनकी शादी वो नहीं कर पाते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि माँ बाप ही कुछ केसों में, कुछ मामलों में जल्लाद बन जाते हैं, जो अपने ही बच्चे का सौदा कर देते हैं, या तो वो इन वहशियों के हवाले उन्हें कर देते हैं जहां पता नहीं होता कि उनके साथ कैसा सुलूक होगा। और अक्सर देखा गया है ना तो उनके साथ जानवरों की तरह सुलूक होता है, उनसे काम ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाता है, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा ली जाती है, मेहनताना उन्हें उतना नहीं मिलता जितना उनसे बोला जाता है, और ना तो उन्हें खाने की चीज़ें दी जाती है, ना उन्हें पढ़ने की उनकी व्यवस्था कुछ नहीं होती है। बहुत से ऐसे केस देखने के लिए मिले गए हैं जहाँ पर ऐसे शो हैं, क्राइम शोज़ हैं, धारावाहिक है, जहां पर देखा जाता है कि किस तरीके से जो है बच्चों के साथ सलूक होता है, बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ होता है। बहुत से ऐसे क्राइम शोज़ हैं जहां पर ये सच्ची घटना पर आधारित शो है, जहां पर ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है, अगर जहां पर बच्चों के माँ बाप विश्वास करके आज से पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को कम उम्र में भेज देते हैं। अक्सर गरीब परिवार में ये देखा गया है कि वहाँ पर अगर बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है, बच्चे अगर थोड़े बड़े हो जाते हैं, अधिकतर मामलों में कम से कम 10 से ऊपर के अगर बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें भेज दिया जाता है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े बड़े, बनारस जैसे शहरों में, जहाँ पर उनको सिर्फ इसलिए भेजते हैं माँ बाप ताकि 2 वक्त का खाना खा सकें। माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए भेजते हैं ताकि कमाने वाले हाथ बढ़ सके। तो किस तरीके से जो है बचपन से ही इन बच्चों का बचपन जो है, गरीबी कहते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। तो बच्चा के चक्कर में आगापुर से गायब हुए थे, यहाँ से बड़ा लड़का गायब हुए ढूंढने के चक्कर में। फिर वहाँ से हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फ़ोन किया उनके लड़का ने चौकी पे, वहाँ पे पुलिस आया मेरे पास के बारे में इतना। तो उसके बाद क्या, मेरी जब 10 साल उम्र हो गई तो मेरे को भेज दिया वहाँ पे फिरोजाबाद। वहाँ 8 साल रहा तो वहाँ पे सौम आ गया था। जब मैं 1 महीना रहा उसके साथ में, तो उसके बाद मुझे नकलो भेज दिया। ये 2 महीना पहले ये विकास नाम का लड़का मेरे पास में मिला था और मुझे इसने बताया था कि मेरा भाई जो कि बालगृह में है फिरोजाबाद के में, और मैं भी यहाँ आगरा के में रहा था, हम दोनों सगे भाई हैं। अब मेरे भाई को इटली गोद दिया जा रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में गर्मी से बेहाल लोग काफी ज्यादा चिंता में हैं। दरअसल गर्मी की वजह से कई बीमारियां सक्रिय हो गई हैं। डायरिया से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में वायरल से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज सहित जिले के अन्य अस्पतालों में इन मरीजों में बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। वायरल फीवर, डायरिया और डिसेंट्री से परेशान मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वायरल फैलती बीमारियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके अग्रवाल ने बताया कि बारिश न होने और मौसम में बदलाव के वजह से इस तरह के वायरल अटैक हो रहे हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, गर्मी से बचे, धूप से बचे और कोशिश करें कि खुली चीजों का सेवन ना करें। वायरल फीवर का प्रकोप चलता है, अभी भी थोड़ा प्रकोप बढ़ा है,
लेकिन अभी बहुत इस तरह से चिंताजनक स्थिति में नहीं है कोई। तो हमने सभी की मीटिंग बुलाई है और 4 दिन पहले भी हमने सभी इंचार्ज की मीटिंग किया था। और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है और जांच की सुविधा भी सभी जगह उपलब्ध है। हम सभी इस तरह के वायरल फीवर की, हम कोविड के लिए भी जांच करवा रहे हैं। तो जहां एक तरफ बारिश वरदान बनी तो वहीं बारिश कहीं पर अभिशाप बनकर टूटी है। सिद्धार्थनगर में जहां बारिश की वजह से लोगों को उमस से और गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया। जैसे कि लगातार वायरल जो है वो बढ़ रहा है, लगातार फीवर बढ़ रहे हैं वहां पर, और डायरिया की समस्या से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडराया हुआ है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।